हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हरिदासन हूँ और मैं ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेंस फेडरेशन का उपाध्यक्ष हूँ। साथ साथ में रिटायर्ड रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सन रेलवे का अध्यक्ष हूँ। तो मैं सबसे पहले जो ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेंस फेडरेशन बदलापुर शाखा में जो नए लोग जुड़ रहा है और जुड़ा है, ख़ास तौर से हमारी कुछ OHC सबस्टेशन विभाग में काम करने वाले लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, उन सभी हमारे साथियों को अभिनंदन करना चाहता हूँ। और इस संदर्भ में मैं ख़ास तौर से हमारे जो साथी, जो पुराना साथी जो अमृता यशवंत और हमारे एक अच्युतन कुट्टी जो बदलापुर में रहता है, और कई जो दूसरे लोग जो है जिन्होंने हमको इस ग्रुप बनाने में मदद किया, उन सभी का भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा दिन के बाद हम लोग मैं खुद बदलापुर में आए, आप लोगों को व्यक्तिगत रूप में मिले और कुछ मीटिंग वगैरह कुछ मीटिंग के ज़रिए कुछ बात आपको समझाने का काम करें। लेकिन क्योंकि कुछ कार्यक्रम, कुछ प्रोग्राम्स बीच में आने की वजह से फ़िलहाल बदलापुर में आना संभव नहीं है, तो सोचा दरमियान कुछ मुद्दे के ऊपर आपसे बात करूं, थोड़ी कुछ जानकारी हमारे संगठन के बारे में, हमारी कामकाज के बारे में आपको दे दूं। और इसके लिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका सामने उपस्थित रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई ये गलतफहमी में मत रहिए कि अभी हमें, क्योंकि कुछ लोगों का ये सोचना है भाई अभी हमारा जो पूरा सर्विस तो हो गया और अब हमको पेंशन भी मिल रहा है, तो हमें अभी इस कोई एसोसिएशन या कोई संगठन वगैरह बनाने की ज़रूरत क्या है, इस तरीके का कुछ लोगों का सोच है। तो मैं सबसे पहले आपको सभी को ये बता दूं, भाई हमारा जो रेलवे के साथ में जो रिश्ता है, वास्ता है, तो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हमारा जो पेंशन आज की तारीख में हमको रेलवे दे रहा है, हमको रेलवे ही दे रहा है हमको। अगर मान लीजिए हमारे बाद हमारी जो फैमिली है, उनको जो फैमिली पेंशन अगर देना है तो वो भी रेलवे को ही देना है। और अगर मान लीजिए किसी के घर में अगर कोई डिपेंडेंट बच्चे लोग हैं, कोई अनमैरिड डॉटर या डाइवोर्स डॉटर या कोई हैंडीकैप बच्चे अगर कोई रहेगा, तो उनको जो अगर पेंशन जो देने का काम है वो भी रेलवे की तरफ से होगा। और फिर आपको ये भी मालूम होगा कि जैसा हम लोग सर्विस में था, ठीक इसी तरह रेलवे कर्मचारी और रेलवे पेंशनर्स की सारी नियम बनाने वाले रेलवे बोर्ड है, जबकि बाकी जो केंद्रीय कर्मचारी है उनके लिए उनकी अलग मिनिस्ट्री है, अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन जहाँ तक रेलवे की जो पेंशनर्स है और रेलवे की जो एम्प्लॉइज़ है, उनका जो नियम, सारी चीज़ें जो बन रहा है, तो रेलवे बोर्ड ही बनाता है इस सारी चीज़ को। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वास्ता रेलवे से, मतलब हमारा जिंदा होने तक रहेगा, उसका बाद भी चलते रहना चाहिए। तो इसके लिए हमको एक पेंशनर्स का संगठन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग संगठन बनाता है कि उसमें कुछ नए लोग भी ज़रूर साथ में रखें। जैसे जो अभी जो रिटायर हुआ, ऐसी लोगों को भी हम साथ में रखें, ताकि संगठन का काम चलते रहना चाहिए। इस तरीके का हमारा संगठन का एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बनाना चाहिए। लेकिन संगठन होना पेंशनर्स के लिए, रेलवे पेंशनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा मुद्दा, जो ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेंस फेडरेशन जिसमें हम लोग काम कर रहा हूँ, इसका शुरुआत हुआ था हमारा मुंबई डिवीज़न में, इसका शुरुआत हुआ था। हालांकि ये संगठन रजिस्टर हुआ 1961 में, 1961 में ये संगठन रजिस्टर हुआ। और ये संगठन बनाने का एक खास मकसद था, खास कारण था उस ज़माने में। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा पेंशन शुरू हुआ 1957 में, 1957 में हमारा ये नई पेंशन जो जिसका अंतर्गत आज हम लोगों को पेंशन मिल रहा है, इसका शुरुआत हुआ 1957 में।
और जैसा ये नई उस ज़माने में जो नई पेंशन का योजना जब सरकार ने शुरू की उसमें काफ़ी दिक्कत था, और ख़ास दिक्कत ये था कि बहुत सारे लोग जो है उनको इस नई स्कीम में ऑप्ट करने का समय नहीं दिया गया। लोगों की तरफ से मांग उठा कि भाई हमको थोड़े समय दिया जाए ताकि ये नई पेंशन के बारे में थोड़ी स्टडी करें, फिर उसके बाद हम शामिल होंगे, उसमें ऑप्ट करेंगे या जो भी है। लेकिन रेलवे ने वो मार्जिन उस समय उतना समय जो मांगा तो उतना नहीं दिया, और रेलवे ने इसको लागू किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं उस ज़माने में इनकी जो एम्बिट से बाहर हो गए, मतलब इस स्कीम में ज्वाइन नहीं हो पाया। तो वो एक कारण था उस ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने, उनको लगा भाई ये मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा है, व्यक्तिगत रूप से हम इसको लेकर झगड़ा करना मुश्किल होगा। इसके लिए उनको रेलवे पेंशनर्स का एक संगठन बनाने का ज़रूरत इस पेंशन स्कीम शुरू होने के बाद उनको महसूस हुआ, और उसी को लेकर उन्होंने रेलवे पेंशनर्स का एक मूवमेंट शुरू किया। धीरे धीरे संगठन बनाया, और संगठन को 1961 में उन्होंने रजिस्टर किया और उसका नाम रखा ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन। आज रेलवे का सबसे पुराना पेंशनर संगठन जो है वो है हमारा ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन, और इसकी शुरुआत की है एक रिटायर्ड कमर्शियल मैनेजर ने, एक ऑफिसर ने, हमारी मुंबई मंडल का। उन्होंने इस संगठन को शुरुआत किया और स्थापक अध्यक्ष रहा और उनका नाम है राव साहब B.R. घुले। राव साहब B.R. घुले एक रिटायर्ड असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर था मुंबई डिवीज़न का, जिन्होंने इस संगठन का शुरुआत की, और उन्होंने इस संगठन का सबसे पहला अध्यक्ष भी रहा। उसके बाद हमारे सेंट्रल रेलवे में एक संगठन तो था ही, तमाम डिवीज़न के अंदर सेंट्रल रेलवे के हमारी ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन का शाखा था, डिवीज़न था, सब कुछ था। लेकिन इनको सारी लोगों को कोऑर्डिनेट करते हुए एक जोनल लेवल का एक फंक्शनिंग जो होना चाहिए था हमारे सेंट्रल रेलवे में, कुछ कारण की वजह से नहीं हो पाया। इसको दूर करने के लिए 2021 में हमारा जो AIRRF का जो अध्यक्ष और हमारा जो जनरल सेक्रेटरी श्रीमान अवतार सिंह जी ने उन्होंने उसका लीडरशिप लिया, और उनका हमारा आपस का चर्चा करने के बाद हम लोगों ने 2021 में सेंट्रल रेलवे की तमाम डिवीज़न की लोगों का एक मीटिंग कल्याण में बुलाया गया, और उस कल्याण की मीटिंग के अंदर हमारी एक जोनल बॉडी बनाने का काम हम लोगों ने किया, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और मेरा साथी श्रीमान R.K. सरस्वत जो अकाउंट डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ है, वो हमारा सेंट्रल रेलवे की जनरल सेक्रेटरी है, और हमारा एक टीम है, उसमें सब लोग मिलकर हम लोग उसका 2021 से हमारा काम हम लोगों ने शुरू किया। अब हम लोगों ने 2021 में ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन सेंट्रल रेलवे का स्थापना करने के साथ साथ हम लोग को ये भी लगा कि हमारी सेंट्रल रेलवे के लिए एक अलग संगठन होना ज़रूरी है, और 2022 में हम लोगों ने हमारी सेंट्रल रेलवे पेंशनर्स के लिए रिटायर्ड रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन नाम के एक संगठन हम लोगों ने बनाया, और हमने ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन का एफिलिएशन लेने का भी काम किया। रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन की रिटायर्ड रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जो पदाधिकारी है वो वही पदाधिकारी है जो ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन सेंट्रल रेलवे का पदाधिकारीगण में चुना गया था। तो आज इस तरीके से हमारा संगठन का काम चल रहा है। जहाँ तक हमारे जो बदलापुर शाखा का जो सवाल है, ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन बदलापुर शाखा, ये भी एक काफ़ी पुराना शाखा है। इसमें हमारे काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं, जैसे हमारा गोड बोले साहब है, और उसके बाद हमारा DM कुलकर्णी साहब है, आज फिलहाल अध्यक्ष है बदलापुर शाखा का,
और हमारे एक एसएम राणे साहब है, जो लोको इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुआ, और वो शायद, अगर मैं सही हूँ तो शायद सचिव का काम करता हूँ। और ये सभी आज भी मौजूद है, लेकिन कुछ घरेलू समस्या या फिर कुछ उम्र की जो समस्या, इस तमाम चीज़ को लेकर उतना सक्रिय नहीं हो पा रहा है जितना शुरुआत में हुआ करता था। लेकिन ये बदलापुर शाखा हमारा एक पुराना शाखाओं में एक है, और इस फेडरेशन के अंदर बहुत सारे ऑफिसर लोग भी हमारे सदस्य हैं। हमारे ग्रुप में आज भी ये ऑफिसर लोग हमारा चर्चा आदि हमारे ग्रुप के माध्यम से चलता है। अभी जैसे हमारा गोड बोले साहब का मैंने बात की, वो स्वयं एक रिटायर्ड एसीएम है वेस्टर्न रेलवे से। और आपका जो बगल वाला जो ब्रांच है, जो अमरनाथ ब्रांच, वहाँ का जो अध्यक्ष है, जो परब साहब है, ये हमारा सेंट्रल रेलवे का एसीएम हुआ करता था, और एसीएम से रिटायर हुआ, आज हमारा फेडरेशन में सक्रिय है। और इसी तरह बहुत सारे जो डिप्टी सी लेवल के अधिकारी, एक्सीएन की लोग, और फिर एएन लोग, और एक डिप्टी एफएनसीओ के लेवल के लोग, बहुत सारे जो अधिकारी लोग आज हमारा इस संगठन में जुड़ा हुआ है। हम उनका मदद भी लेता है, उनका सहकारी भी लेता है, जहाँ ज़रूरत है उनका गाइडेंस हम लोग लेता है। हमारे जो सीनियर डीपीओ साहब है, गणेशन साहब, जो हमारा हेडक्वार्टर में था, मुंबई में भी था, वो भी, उनका भी हम लोग हमेशा मार्गदर्शन लेता हूँ। कहीं कोई समस्या आ गया तो उनका भी राय हम लेता हूँ, उनका मार्गदर्शन लेता हूँ। और इस संगठन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बिल्कुल एक स्वतंत्र संगठन है। ये किसी यूनियन के साथ या कोई फेडरेशन के साथ में एफिलिएटेड नहीं है, बिल्कुल मैं साफ करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा ये कहना है कि एक बार आप रेलवे से रिटायर हुआ तो हमारा जो पहचान है, जो आइडेंटिटी हमारा है, वो पेंशनर्स का है। और वो पेंशनर्स चाहे सीआरबी पद से रिटायर हो गया होगा, या फिर नीचे हमारा एक सफ़े वाले का पद से रिटायर हो गया होगा, ये दोनों हमारे लिए पेंशनर है। हाँ, उनका पेंशन में फ़र्क होगा स्वाभाविक रूप से, क्योंकि सीआरपी साहब का पगार ज़्यादा था तो पेंशन ज़्यादा होगा, सफ़े वाले का पगार कम था तो उनका पेंशन कम होगा। लेकिन एक पेंशनर का हिसाब से अगर देखा जाए, हम सभी की जो समस्या एक ही है, वो चाहे सीआरपी साहब हो या फिर दूसरा कोई साहब हो या फिर हमारे ग्रुप डी की कोई कर्मचारी हो, हम सारी पेंशनर्स की एक ही समस्या है। क्या हमारा समस्या है? बुनियादी तौर से हमारा समस्या जो है, एक तो है कि भाई हमारी सभी रेलवे कर्मचारियों को पेंशन दिया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम में सबको शामिल किया जाए, ये सबसे पहला हमारा समस्या रहेगा। और हमारा दूसरा समस्या रहेगा कि भाई हमारा जो पेंशन है ये रेगुलर हमको मिलते रहे, और जो नहीं मिला है, जो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर है, उनको भी इस स्कीम में लागू करके उनको भी रेगुलर पेंशन दिया जाए, ये हमारा समस्या है। तीसरा समस्या है कि हमारा जो वो मेडिकल संबंधित सवाल है, क्योंकि जैसा हम लोग जो बुज़ुर्ग होते जाता है तो स्वाभाविक तौर से तरह तरह का बीमारी भी आ जाता है, तो हमें एक अच्छी खासी एक मेडिकल सुविधा देने का एक सिस्टम हमारे रेलवे के अंदर होना चाहिए, ये हमारी समस्या है। हमारे पक्ष में कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हमारा समस्या है कि भाई इस जजमेंट को लागू किया जाए, ये हमारा समस्या है। तो इस तरीके की और भी कुछ समस्या है, मैंने कुछ मुद्दे आपके सामने रखा है। तो ये तमाम समस्या हम सभी पेंशनर्स के लिए एक ही जैसा है। वो आप चाहे कोई भी पद से रिटायर हो गया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए हमारा ये मानना है, हम पेंशनर्स के अंदर कोई भाव भेद नहीं रखना चाहिए, किसी ऊंच नीचे का बात नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी कोई समस्या आना नहीं चाहिए। हम एक पेंशनर है, रेलवे पेंशनर है, और हमारा आइडेंटिटी एक पेंशनर का आइडेंटिटी है, और हम लोग पेंशनर, सारी पेंशनर हम एक साथ रहेंगे, ये हमारा सोच है। इसमें एक, जैसा तो आपको तो मालूम होगा इस चीज़ के बारे में, एक तो हमारे जो पेंशन अदालत का एक प्रावधान हमको रेलवे ने दिया गया है।
और एक रेलवे बोर्ड कहता है कि साल में 3 अदालत होना चाहिए, लेकिन लेकिन हमारी मुंबई डिवीज़न में और तमाम रेलवे में, बहुत ज़्यादा रेलवे में 2 ही अदालत होता है, क्योंकि उनका एक कारण ये बताया जाता है भाई आइटम नहीं है, इश्यूज़ नहीं है, ये उनका एक बहाना है। तो हम लोग भी काफ़ी उसका कुछ विरोध नहीं किया, तो 2 पेंशन अदालत हमारा रेलवे में चलता है, मुंबई डिवीज़न में भी चलता है। और उसमें लिखा गया कि आपकी पेंशन से जुड़े हुए समस्या को लाना। अब पेंशन से जुड़े हुए समस्या क्या हो सकता है? देखिए, पेंशन से जुड़े हुए, अगर मान लो आपको कहीं किसी कारण से पेंशन कम मिलता है, और वो क्या 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 कारण हो सकता है? एक तो मान लीजिए आपका रिटायरमेंट का टाइम में आपका फिक्सेशन बराबर नहीं की, जिसको लेकर आपका पेंशन बराबर नहीं बिठाया होगा, ये हो सकता है। 7वां पे कमीशन आने के बाद आपका फिक्सेशन होना चाहिए, आपका रिवाइज्ड पीपीओ आना चाहिए, इसकी वजह से आपका पेंशन कम होता होगा। आपने मेडिकल अलाउंस ऑप्ट किया, लेकिन आपको अलाउंस मिला नहीं है, इसके लिए आपका पगार कम मिलता होगा। तो ये जितनी भी जो पेंशन से जुड़े हुए जो बात है, उस मुद्दे को, इसी बात को हम पेंशन अदालत में उठाना चाहिए। और पहला जून में एक अदालत होता है, और अभी जो आने वाले दिसंबर 15 को दूसरा अदालत है। जिन्होंने भी अदालत में कंप्लेन किया है, आप अदालत में भाग लेना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। हमारे CST ऑडिटोरियम में इसका अदालत होता है। तो एक चीज़ नक्की है, तो अगर आपने कोई अदालत में कुछ समस्या उठाया होगा, तो आपको उसका जानकारी, उसका जवाब रेलवे प्रशासन आपको देता है। अब फिर वो जवाब पढ़ने के बाद जो फिर आगे का जो भी कार्रवाई है वो कर सकता है। तो हम लोग इस मशीनरी का, इस सुविधा का, हम सभी लोग, जिसका समस्या है वो सभी लोग उसका फ़ायदा हम लोग उठाना चाहिए। मेडिकल के बारे में कुछ लोगों ने हमको ये बोलने का काम किया, भाई ये जो 1000 रुपया जो हमें मिल रहा है, जो मिल रहा है, इससे कुछ खास तो कुछ होगा नहीं 1000 रुपये से। हाँ, तो फिर हम इस 1000 रुपया कैंसिल करके हम मेडिकल फैसिलिटीज़ का ऑप्ट करेगा तो क्या होगा, वो ठीक नहीं होगा क्या? ऐसा कुछ लोगों का सवाल है। इसमें मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ये 1000 रुपये क्यों दिया जाता है? 1000 रुपया इसके लिए दिया जाता है कि जो लोग हॉस्पिटल से 2.5 किलोमीटर लंबा रहने वाले लोग हैं, उनको मान लीजिए अचानक कुछ सर दर्द हो गया, कुछ खांसी हो गई, कुछ सर्दी हो गई, कुछ छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उनको जो नज़दीकी जो डॉक्टर है उनको दिखा के जो भी छोटा मोटा इलाज करवाने के लिए ये 1000 रुपये का प्रावधान उसने रखा है। और वो जो डिस्टेंस जो 2.5 किलोमीटर जो है, वो एर्नाकुलम कैट का एक जजमेंट के आधार के ऊपर उसने डिस्टेंस तय किया 2.5 किलोमीटर, और बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील किया, भाई बराबर है बोला उन्होंने। तो ये 1000 रुपया देने का ये मकसद ये है हॉस्पिटल 2.5 किलोमीटर के अंदर रहने वाले, और हॉस्पिटल से या हेल्थ सेंटर से 2.5 किलोमीटर अंदर रहने वाले लोगों को ये 1000 रुपये नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपको 1000 रुपये मिलता है, तो 1000 रुपया मिलने के बाद आपको रेलवे हॉस्पिटल से OPD की सुविधा नहीं मिलेगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कुछ छोटी मोटी खांसी, सर्दी, इस तरीके का कुछ छोटी मोटी अगर बीमारी आ गई, तो आपको रेलवे दवाखाना से आपको OPD का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई सीरियस बीमारी आ गई, आपका हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी पड़ गया, इस तरीके का कोई समस्या खड़ा हो गया, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप रेलवे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो सकता है, और आपको पूरा फ्री इलाज आपको देना पड़ेगा रेलवे। ये बिल्कुल आप समझ के लीजिएगा। और तीसरा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है, भले आपने FMA लेता होगा, 1000 रुपये लेता होगा, लेकिन अगर आपको क्रॉनिक बीमारी है, अंग्रेजी में क्रॉनिक डिसीज़ बोलता है, मतलब आप ऐसा समझिए कि जो भी बीमारी है जिसके लिए आपको रोज़ दवा खाना पड़ता है,
अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपका बीपी है, बीपी के लिए तो रोज़ दवा खाना पड़ेगा। आपका शुगर का प्रॉब्लम है, आपको रोज़ दवा खाना पड़ेगा। इस तरह, या कोई किडनी वगैरह या कोई दूसरा कुछ, मतलब जो भी बीमारी जिसके लिए आपको रोज़ दवा खाना पड़ता है, उसके लिए आपको फ्री में रेलवे हॉस्पिटल से दवा मिलेगा। तो अगर मेरे पास जब कोई आता है, भाई हम क्या करना चाहिए, तो मैं उनको सलाह ये देता हूँ, भाई आप FMA ले लो, FMA ले लो, 1000 रुपया मिलेगा। और फिर उसका इसको 1000 रुपया 3000 करने का एक मांग रखा है हमारे फेडरेशन की तरफ से। और इस मांग को हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी उसको एग्री किया है, बोला ठीक है, इसको ये अमाउंट बढ़ा के देना चाहिए, 3000 रुपये बढ़ा के देना चाहिए। अब वो मामला फिनांस मिनिस्ट्री के पास है, अभी फैसला वहाँ से होगा तो ये FMA बढ़ा कर भी देगा। वो ठीक है, जब बढ़ेगा उस समय की बात है। लेकिन आज की तारीख में भी 1000 रुपया लेने से आपका वैसा कोई नुकसान नहीं होगा। और साथ साथ में आपको ये भी मालूम होगा, एक नई प्रावधान रेलवे में है, जिसमें रेलवे बोर्ड ने ये कहा है कि आपकी जो नज़दीक की जितनी भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, मतलब एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जो आपके घर के नज़दीक जो भी हॉस्पिटल है, ऐसे हॉस्पिटल को एम्पैनल करना चाहिए। और ये जो एम्पैनल हॉस्पिटल में भी हमको तरह तरह का बीमारी को इलाज दिया जाता है। अब इसका मैं ज़्यादा स्पष्टीकरण, ज़्यादा विस्तार रूप से जब हम आपको मिलेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास उम्मीद कार्ड है, हाँ मैं ये बता दूँ, आने वाले दिनों में उम्मीद कार्ड बहुत ज़रूरी होगा। उम्मीद कार्ड के बिना आपका इलाज नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समय आ रहा है, अगर बदलापुर में अगर आपको लगता है कि किसी के पास अगर उम्मीद कार्ड अभी तक नहीं बनाया और वो लोग चाहते कि उम्मीद कार्ड हो, उम्मीद कार्ड बनाओ, तो हम अगर आप बोलोगे तो बदलापुर में कहीं भी हम लोग एक उम्मीद कार्ड का कैंप हम लोग लगा सकता है। क्योंकि आने वाले दिन में बिना उम्मीद कार्ड का कहीं कुछ इलाज नहीं मिलेगा। और ये जो एम्पैनल हॉस्पिटल का जो मैंने बात की, अगर वहाँ आपको कोई सुविधा लेना है तो बिना उम्मीद कार्ड आपको खड़ा नहीं करेगा। तो ये जो एम्पैनल हॉस्पिटल में जो सुविधा हमको मिलता है, अगर शॉर्ट में अगर आपको बता दूं, अगर कोई इमरजेंसी आ गई, मान लीजिए कोई आपका एक्सीडेंट हो गया, या कोई पॉइजन आ गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, या कुछ अटैक जैसा आ गया, चक्कर आ गया, गिर गया, स्ट्रोक आ गया, गिर गया, तो इस तमाम कंडीशन में आप उम्मीद कार्ड को लेकर आप सीधा आपकी कोई भी एम्पैनल हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो सकता है। और एडमिट होने के बाद जो एग्रीमेंट इस तरीके का जो बनाया, ये जो एम्पैनल हॉस्पिटल का जवाबदारी है कि उनको कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाए। मतलब जो भी उसको इलाज लगता है, जो इलाज के लिए जो भी खर्चा लगता है, वो रेलवे उनको रीइंबर्स करेगा, लेकिन हमको वहाँ फ्री में इलाज मिलेगा। इसके लिए उम्मीद कार्ड ज़रूरी है। दूसरा, उम्मीद कार्ड को लेकर इस प्राइवेट हॉस्पिटल से आप OPD का भी ट्रीटमेंट ले सकता है। लेकिन OPD ट्रीटमेंट के अंदर आपको CGHS रेट के अंतर्गत उनको पेमेंट देना पड़ेगा। आपको तो मालूम है, रेलवे के अंदर तो सारी चीज़ें जो है CGHS रेट के आधार पर ही चलता है। अगर आपको रीइंबर्समेंट क्लेम करना है तो आपने अगर 4 लाख प्राइवेट में खर्चा किया तो 4 लाख तो आपको मिलता नहीं है, क्योंकि फिर वो 4 लाख के अंदर फिर वो CGHS रेट के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, बाकी पैसा आपको मिलता है। हालांकि ये जुडिशली लीगली ये गलत है। जो भी लीगली इसको चैलेंज किया है उनको पूरा पैसा मिला भी है, ऐसा बहुत सारे जजमेंट भी हमारे सामने है। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन एम्पैनल हॉस्पिटल का एक प्रावधान आज हमारे लिए मौजूद है, अवेलेबल है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि आप इतनी सारे लोग बदलापुर में रहने के बाद भी, बदलापुर तो जैसा हमारा एक बड़ा एक सिटी जैसा होने के बाद भी वहाँ कोई भी हॉस्पिटल एम्पैनल क्यों नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं अभी तक हुआ। लेकिन हम इसके ऊपर काम करेंगे। हम
हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, आप लोगों की मदद से हम काम करेंगे और बदलापुर में कोई अच्छा हॉस्पिटल, अगर वो CGHS रेट में रेलवे एम्प्लॉयज़ को, रेलवे मेडिकल बेनिफिशरीज़ को, रेलवे पेंशनर्स को अगर इलाज देने के लिए तैयार है तो हम उनको एम्पैनल कराने का काम, वो जवाबदारी हम लेंगे और हम करा के देंगे आप लोगों को। तो ये कुछ खास जो बिंदु कुछ लोगों को मैंने बताया कि जब अगर आप वीडियो करता है तो इस सारी चीज़ का थोड़े से खुलासा करो, स्पष्टीकरण करो, इसके लिए मैंने आपके सामने रखा है। और ज़्यादा लंबा मतलब ज़्यादा स्पष्टीकरण हम लोग सोच रहा हूँ कि ये दिवाली के बाद बदलापुर में एक मीटिंग का आयोजन करने के लिए हमने हमारे लोगों से रिक्वेस्ट की है। तो मेरा आप सभी से विनती है कि हमारे लोग जो भी एक मीटिंग वगैरह का जो आयोजन होगा उसमें आप लोग उसमें शामिल होना चाहिए। और ये जो AAR बदलापुर शाखा का जो काम के लिए भी आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का मदद आप लोग देना चाहिए। और जो दिवाली के बाद जो भी मीटिंग बदलापुर में होगा उसमें आप लोगों का पूरा पूरा योगदान चाहिए, आप लोगों का भागीदारी उसमें रहना चाहिए। और उस मीटिंग में हम रहेंगे और हमारे और कार्यकर्ता भी उस मीटिंग में आएंगे और आपको जो भी समस्या के ऊपर आपको स्पष्टीकरण की ज़रूरत है वो हम आपको देने का काम करेंगे। और बस इतना कहते हुए मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।